संघ के सभी मेंबरान, उसके साथ साथ सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज नई दिल्ली, यहाँ से आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का कार्यक्रम है आज़ाद हिंद फौज के उन सेनानियों का यशोगान और उनका अभिनंदन करने का जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दिया। नेताजी बोला करते थे, निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। कहने का तात्पर्य है कि देश में व्यापार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्यवसाय, सभी चीजों का अपना एक महत्व है। जब तक आप इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ और स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तब तक देश दुनिया के पटल पे अपना लोहा नहीं मनवा सकेगा। परंतु कितना भी व्यवसाय, कितना भी बिजनेस बड़ा हो जाए, वो देश कभी आगे नहीं निकल सकता जहां पे नेशनलिस्ट और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों की कमी हो। और जब भी हम किसी ऐसे समारोह में भाग लेते हैं, खासतौर से बच्चों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी ऐसे प्रोग्राम में आते हैं जिसमें हम देश के बलिदानियों का स्वागत करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, तो उसका मूल लक्ष्य, मेन एम क्या होता है? उसका मूल लक्ष्य यह होता है कि आपको बताना कि कैसे आप अपनी खुद की स्वार्थ की जो जरूरतें हैं उसके ऊपर देश को रख के जब आप काम करेंगे तो पूरा समाज आपकी इज्जत करेगा और आपको सराखों पे बिठाएगा। और आज हम तेजराम जी की बात करें जो कि सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर थे, या फिर गुलाम मोहम्मद लोन की जिन्होंने इंडियन आर्टिलरी में काम किया 1945 में। इसके साथ साथ अगर हम प्रकाश चंद वजीर की बात करें, गुलाम अली काजी और राम सरन, ये पांचों नाम हैं जिनसे कि किश्तवाड़ को गर्व है। और ये पांचों नाम दर्शाते हैं कि किश्तवाड़ की वीर भूमि समय समय पे जब भी देश को जरूरत हुई है, यहाँ के लोगों ने खड़े होके देश के डिफेंस में, देश के विकास में अपना योगदान दिया है। अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे इतिहास के लोग भी बैठे होंगे, तो सही मायने में बड़ा ही एक यूनिक लाइफ का उनका जर्नी रहा। वो पैदा हुए, वो बंगाली थे लेकिन उड़ीसा के क्षेत्र में पैदा हुए। वो जो जिला था वो उड़ीसा में आता था। उस समय डिग्रीज वगैरह ली, तब सब लोग लॉयर बना करते थे। फिर इंडियन सिविल सर्विस, उस समय आईएएस इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था, उसको भी उन्होंने उत्तीर्ण किया, 4थी रैंक लेके आए। लेने के बाद पहली पोस्टिंग के बाद उन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी। जैसे कि मेरे से पहले जो आज हमारे मुख्य वक्ता थे, उन्होंने बहुत सही बताया कि उन्होंने देश की गुलामी जो सेवा करती है उसको नामंजूर किया और उन्होंने वो सिविल सर्विस छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करके वो 38 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और इतने सारे इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में वो कहां से, जिसको बोलते हैं, कहां एक सिविल सर्वेंट से लेके कांग्रेस के प्रेसिडेंट और उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी बनके अपने आप को छुपाते हुए कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सिक्योरिटी पेरीमीटर से बच बचा के अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान से उन्होंने पूरा यूरोप तक का दौरा किया। वहां पे वो जर्मनी गए। जर्मनी में जो इंडियन लीजन थी, उस समय पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था
और अलग अलग जगहों पे इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर बन रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के लोगों को सेनानी बनाया था और जहां जहां पे वो लोग हार रहे थे तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन रहे थे, POW बन रहे थे। तो वहां का जो इंडियन लीजन था, उन्होंने उनका नाम रखा नेताजी। जर्मनी से उसके बाद वो जापान गए। जापान में जाने के बाद उन्होंने वहां की इंपीरियल जो सरकार थी उसको मनवाया कि कैसे भारत के जो सेनानी हैं, जो लोग हैं जो अंग्रेजी सरकार में और अंग्रेजी सेना में काम कर रहे हैं, ये लोग सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं। अगर हम इनको मौका देंगे तो आप इनको जेल में चक्की पिसवा रहे हैं, आप लोग इनको कारागार में बंद कर रहे हैं, ये लोग भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। और इसीलिए जापान की हुकूमत ने इस बात को माना और सिंगापुर में जब जापान ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी तो सिंगापुर अपने आप में एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एरिया है जो कि मलय पेनिनसुला के नीचे आता है। दुनिया का आधा ट्रेड उसी रूट से होते हुए जाता है। अगर किसी ने मलय पेनिनसुला बंद कर दी, मलाक्का स्ट्रेट बंद कर दिया, तो दुनिया का आधा ट्रेड बंद हो जाएगा। तो उस जगह को जब जापान के लोगों ने फतेह किया तब वहां पे सिंगापुर में उन्होंने बुलाया नेताजी को। नेताजी से पहले रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का फाउंडेशन रख दिया था, लेकिन वो काफी नहीं था। उनकी सेहत खराब हो रही थी, वो बूढ़े हो रहे थे। जब सुभाष चंद्र बोस की डायनेमिक लीडरशिप में लाखों की तादाद में जो हार चुके सैनिक थे भारत मूल के, जब उनकी लीडरशिप में अंदर आए वो, तो जब उन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो लाखों की तादाद में भारतीय सेनानी उठ खड़े हुए। और इतने उठ खड़े हुए कि उसके बाद अगले कुछ ही महीनों में, एक साल में, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के सीमावर्ती इलाके और अंडमान निकोबार के इलाकों में आज़ाद हिंद फौज ने भारत का जो अखंड भारत का जो एक पूरा मैप था उसके ये दो मुख्य एरियाज को कॉन्कर किया। वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी एक अलग दायरे में चली गई। फिर अमेरिका और जापान में लड़ाइयाँ होने लग गई। अमेरिका, आप सभी को पता है, उस समय दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विकसित इकोनॉमी था। और जब उन्होंने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया तो वो दिन दूर नहीं थे जब आज़ाद हिंद फौज ने भी हार माननी पड़ी। लेकिन वो हार सही मायने में इसीलिए थी क्योंकि वो जापान की जो फौज थी वो अमेरिका के हार गई। तो जब इतनी एक इंटरेस्टिंग जर्नी को सुनने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है यंग एज में जितने भी बच्चे होते हैं, मैं सीओ साहब से बात कर रहा था, बता रहे थे कि इनके स्कूल के टाइम पे तो डांस वगैरह स्टेज पे करना तो बहुत बड़ी बात होती थी, सोच भी नहीं सकते कि क्या होता है, कैसे करते हैं। तो जब ऐसी स्टोरीज, ऐसे लोगों से आपको जिंदगी में प्रेरणा लेने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं आगे जाके आप देश के लिए कुछ करते हैं। तो जितने भी बच्चे आज आए हुए हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि किसी ना किसी को लाइफ में मॉडल बनाना है और जिंदगी जीनी अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो है, लेकिन अगर सिर्फ उसको इसी पे सीमित रखोगे तो ये बहुत ही छोटी और बहुत ही नीरस जीवन हो जाएगा। अगर अपने आप को खुद से बड़ा करना है और समाज के लिए कुछ करना है तो राष्ट्रवादी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और इन लोगों से, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, प्रेरणा लेंगे तो मुझे लगता है जो एक सुकून आपको अपने जीवन में मिलेगा, चाहे आप किसी भी करियर फील्ड में चले जाएं, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बहुत लोगों को मैंने देखा है मेरे साथ के, नौकरी कर लेते हैं, पैसे कमाते हैं, बट खुशी नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन इंसान को तभी मिलता है जब अपने से किसी बड़ी चीज के लिए इंसान जीता है। खुद के लिए जीने वाले तो हर कोई है,
तो अपने से बड़े के लिए जीने वाले को ही हम सही मायने में इंसान बोलेंगे। आईएनए ट्रायल्स की बात कर लीजिए। नेताजी की सेना हार चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। अब जो सैनिक हार गए उनको अंग्रेज इधर वापस बुला के लेके आ गए। लाल किले पे ट्रायल हो रहे हैं आजाद हिंद फौज के। 3 नाम प्रमुख हैं, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज खान। तीनों भारत के अलग अलग संप्रदायों को और समाज की विविधताओं को दिखाते हैं, और इन तीनों के लिए सभी लोग खड़े हो गए और इतना पब्लिक प्रेशर बना कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब इस देश के ऊपर कंट्रोल करके रखना पॉसिबल नहीं। उसके अगले 2 साल में 1947 में भारत को आजादी मिली और बहुत अच्छे से आज बताया गया कि कैसे हम 47 से अब कहां तक पहुंच गए। एक बहुत लंबा 75 से 76 साल का जर्नी हम लोगों ने पूरा किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार ने मेरी माटी मेरा देश इस कैंपेन की शुरुआत किया। तो जो लोग अभी जिनको बताया गया कि आप लोगों ने अपने सेल्फीज लेने हैं ट्राई कलर के सेल्फी पॉइंट पे, उन सबको बताना चाहूंगा इस कैंपेन के बारे में कुछ मुख्य बिंदु। मेरी माटी मेरा देश आजादी के अमृत महोत्सव का एक कैंपेन है। 15 अगस्त 2023 में जब हम 76 साल आजादी के मना रहे होंगे, तब हमारे हर गांव में, किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के 156 गांव में शिलापालकम, यानी कि जितने भी शूरवीर जिन लोगों ने देश के लिए जान दिया, चाहे वो आतंकवाद के समय इन्होंने लोगों ने, कई सारे हमारे पुलिस अफसर, लोकल लोग, हमारे वीडीसीज, समाज के लोग जिन लोगों ने जाने दिए, उनके लिए शिलापालकम में प्लाक्स लगाए जाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा और उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके साथ साथ प्लेज टेकिंग सेरेमनीज होंगी और हर गांव से एक कलश में मिट्टी ली जाएगी। इस मिट्टी को उस गांव से ब्लॉक पे लाया जाएगा, ब्लॉक से उस मिट्टी को जिले पे लाया जाएगा और जिले से मिट्टी को ले जाके जम्मू पहुंचाया जाएगा, जहां से कि वो मिट्टी फाइनली इंडिया गेट दिल्ली पहुंचेगी, जिसमें कि भारत के 700 से ज्यादा जिलों से हर गांव की मिट्टी पहुंची हुई होगी। और उसका मकसद और मैसेज क्लियर है कि अलग अलग मिट्टी, अलग अलग जगहों, अलग अलग भाषा संस्कृतियों के लोग, लेकिन हम सब एक हैं। और मेरी माटी मेरे देश के इस कार्यक्रम में अपनी बात को खत्म करते करते मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आज हम उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ एक प्लेज लें और अपनी अपनी जगहों पे एक बार प्लीज खड़े हो जाए।